हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन मेडिसिन। इससे पहले हम एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस कर चुके हैं, जिसमें हमने बीटी कॉटन और आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक्स पढ़ी थी। तो अब हम स्टार्ट करेंगे मेडिसिनल एप्लीकेशंस। तो इसमें है जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। देखिए, जो कोई भी डायबिटीज़ मेलाइटस का पेशेंट होता है, उसमें इंसुलिन हार्मोन की कॉन्सेंट्रेशन जो होती है वो कम हो जाती है, या फिर आप कह सकते हो कि नील हो जाती है। तो पहले जो ट्रेडिशनल मतलब बहुत अर्लियर जो टेक्निक्स होती थी, जिनमें इंसुलिन जो होता था वो स्लॉटर हाउस के अंदर जो पिग्स होती हैं या कैटल्स होती हैं, उनके पैंक्रियाज से एक्सट्रैक्ट आउट किया जाता था। लेकिन अभी मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से क्या किया जाता है कि जो इंसुलिन होता है उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू बनाया जाता है। जैसे ये है ह्यूमन जीनोम है। इसमें मान लीजिए ये है इंसुलिन बनाने की सीक्वेंस। इंसुलिन का जीन है, इस सीक्वेंस को रिमूव किया जाएगा और किसी बैक्टीरिया के अंदर डाला जाएगा। ये बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के अंदर जो इंसुलिन का जो जीन था उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जिसकी वजह से अब ये बैक्टीरिया जो होगा वो इंसुलिन प्रोड्यूस करने लग जाएगा। तो ये क्या हो गई, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है और यही बायोटेक्नोलॉजी है। ठीक है, मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी मीन्स बायोटेक्नोलॉजी। तो इसकी हेल्प से जो इंसुलिन बनेगा उसके अंदर दो चेन्स बनेंगी, मतलब दो चेन अलग अलग बनवाई जाएंगी। एक तो होगी ए चेन और एक होगी बी चेन। अब इन दोनों चेन्स को आपस में लिंक करवाया जाएगा बाय द हेल्प ऑफ डाई सल्फाइड बॉन्ड। डाई सल्फाइड बॉन्ड की हेल्प से। तो देखिए क्या है कि पहले जो इंसुलिन स्लॉटर हाउस की जो पिग्स होती थी या कैटल्स होती थी, उनसे जो रिमूव किया जाता था, वो क्या करता था, वो हाइपर सेंसिटिविटी या एलर्जिक रिएक्शंस करता था। तो क्या किया गया कि जो इंसुलिन होता है, इंसुलिन का जो जीन होता है, उसके अंदर दो चेन्स होती हैं, ए चेन और बी चेन। दोनों को अलग अलग प्रोड्यूस करवाया जाएगा। उसके बाद मतलब जो हार्मोन होता है नेचुरली जो सिंथेसाइज होता है, उसमें तीन चेन्स प्रोड्यूस होती हैं, एक ए चेन, एक सी चेन और एक बी चेन। तो जो ये सी चेन होती है, इसको रिमूव करके ए और बी को कनेक्ट किया जाता है बाय द डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये डाइसल्फाइड बॉन्ड है। तो इस डाइसल्फाइड लिंकेज से ए और बी चेन को लिंक किया जाता है, जबकि सी पेप्टाइड जो होता है उसको रिमूव किया जाता है। तो जो अमेरिका की कंपनी थी एली लिली, इन्होंने जो डीएनए सीक्वेंस थी, दो डीएनए सीक्वेंस ए और बी, इनको प्रोड्यूस किया था और फिर इन दोनों को फाइनली कनेक्ट करवा दिया डाइसल्फाइड बॉन्ड से। और अब ये क्या है, अब ये एक फाइनली मतलब एक बेस्ट आपका ऑप्शन हो सकता है, बेस्ट ऑल्टरनेट हो सकता है आपके इंसुलिन का। ठीक है, तो जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए था उसके लिए जो होस्ट यूज किया गया था वो था ई कोलाई का प्लाज्मिड। ठीक है, ई कोलाई का जो प्लाज्मिड था उसको यूज किया गया था और उसकी हेल्प से इंसुलिन प्रोड्यूस किया गया। नेक्स्ट है इसमें जीन थेरेपी। तो जीन थेरेपी का मतलब क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई इंडिविजुअल ऐसा है, उसके अंदर कोई फंक्शनल जो जीन है वो फंक्शनल नहीं रहा, या फिर वो डिफेक्टिव है, जीन डिफेक्टिव है, तो उस केस में क्या करते हैं कि उस डिफेक्टिव जीन को हम किसी नॉर्मल हेल्दी जीन के साथ रिप्लेस करते हैं। तो जीन थेरेपी का मतलब क्या होता है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ मेथड्स दैट अलाउ correction of a gene defect that has been diagnosed in a child or embryo। अगर अर्ली जो लाइफ स्टेज होती है, मतलब ड्यूरिंग चाइल्डहुड और एम्ब्रियो स्टेज में अगर जो जीन है उसके डिफेक्ट को आपको पता चल जाए, तो आप उसका जीन थेरेपी से आप उसका एक परमानेंट क्योर कर सकते हो। इसमें क्या है कि जो फर्स्ट जीन थेरेपी थी वो 1990 में एक 4 ईयर ओल्ड गर्ल थी, उसको दी गई थी। उसके अंदर एडिनोसिन डीअमीनेज नाम का एंजाइम नहीं बनता था। मींस एडिनोसिन डीअमीनेज को जो कोड करने वाला जीन है वो वहां पर नॉन फंक्शनल था। तो वहां पर उस जो जीन था, जो डिफेक्टिव जीन था, उसकी जगह पर नॉर्मल हेल्थी जीन को प्लेस किया गया एंड दिस वाज द फर्स्ट जीन थेरेपी दैट वाज गिवन टू अ 4 ईयर ओल्ड गर्ल। ठीक है, पहले क्या है
कि जो एडेनोसिन डीएमिनेज, मतलब मान लीजिए कोई भी एंजाइम है, अगर उसका आप क्या करोगे, उसको टाइम टू टाइम या तो इंजेक्शन के थ्रू एडेनोसिन डीएमिनेज एंजाइम देते रहो। एक तो तरीका ये हो सकता है क्योर करने का कि इंजेक्शन दो उसको। दूसरा हो सकता है उसकी जो लिम्फोसाइट्स होती हैं, लिम्फोसाइट्स बॉडी से रिमूव करो, उन लिम्फोसाइट्स के अंदर एडेनोसिन डीएमिनेज जो है एंजाइम वो डालो और फिर उन लिम्फोसाइट्स को वापस बॉडी के अंदर डालो। लेकिन ये जो लिम्फोसाइट्स होंगी वो टाइम टू टाइम आपको फिर देती रहनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो लिम्फोसाइट्स होंगी वो मॉर्टल होती है, इमॉर्टल नहीं होती। वो कुछ टाइम बाद खत्म हो जाएंगी, जब उनका टाइम पीरियड खत्म होगा तो फिर आपको क्या होगा, ये सेल्स जो होंगी वो इमॉर्टल होंगी, वो मर जाएंगी। और क्या होगा, तो आपको कुछ टाइम बाद फिर से जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स जो होंगी वो देनी पड़ेंगी। तो ये एक परमानेंट क्योर नहीं है। दूसरा है जो नेक्स्ट है इसका कि बोन मैरो जो है उसको ट्रांसप्लांट कर दो। बोन मैरो को ट्रांसप्लांट करना भी कोई एक परफेक्ट मेथड नहीं है। इसके बाद लास्ट जो बचता है अब वो जीन थेरेपी है। तो उसमें क्या किया जाएगा, जो बोन मैरो की सेल्स होती हैं उनको उनका जो जीन होगा जो एडेनोसिन डीएमिनेज को क्या करता है, कोड करता है, उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। और इन सेल्स को आपको अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर ही इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। अब जब एम्ब्रियो के अंदर तो भाई जो सेल का काउंट होता है वो बहुत कम होता है और वहां पर जो सेल डिवीजन होता है वो भी बहुत रैपिडली होता रहेगा। तो जब आपने जो भी सेल्स वहां पर रिकॉम्बिनेंट सेल्स वहां पर डाली हैं जिनके अंदर एडेनोसिन डीएमिनेज वाला जीन है, तो वो वहां पर बहुत फास्ट डिवाइड करेंगे और अपना नंबर बढ़ा लेंगे। तो जो ये वाला क्योर जो होगा वो एक परमानेंट क्योर हो जाएगा। इसके बाद जब वो आफ्टर बर्थ आपको उसको कोई भी थेरेपी या कोई भी ट्रीटमेंट नहीं देना पड़ेगा, ये एक परमानेंट क्योर होगा। इसके बाद है जो मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेक्निक्स होती हैं, लाइक पीसीआर है, एलिसा है, इनके अंदर भी आपका जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है उसको यूज कर सकते हैं। तो जो पीसीआर होता है, पीसीआर मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे एलिसा जो कि आपका एड्स के डिटेक्शन के लिए था, और पीसीआर क्या होता है, कॉपी नंबर बढ़ाने के लिए काम में आता है। तो इन दोनों टेक्निक्स को आप किसी भी जो आपकी ये होती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होती है, उससे आप इन टेक्निक्स को इम्प्रूव कर सकते हो। अगर आपकी जो बैक्टीरिया की कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत लो है तो आप पीसीआर से उसको एम्पलीफाई कर सकते हो। ठीक है, तो जो भी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या आरएनए आपने रेडियो एक्टिव लेबल किया है वो चमकेगा। जब आप उसकी हाइब्रिडाइजेशन करवाओगे तो वो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करने के बाद वो चमकेगा। जब आप उसको एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी कराओगे तो वो प्रोब के साथ में वो चमकेगा और आपको पता चल जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री का। ठीक है, इसके अलावा जो एलाइसा होती है, एलाइसा में क्या होता है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन देखते हैं हम, मतलब वहां पर कोई जो प्रोटीन्स होते हैं उनकी डिटेक्शन के लिए मेनली ये काम में आता है। तो जो एंटीबॉडी सिंथेसाइज कर रहा है कोई भी आपका इम्यून सिस्टम जो एंटीबॉडी सिंथेसाइज कर रहा है किसी भी पैथोजन के अगेंस्ट, उसको आप इजीली डिटेक्ट कर सकते हो और कौन से टाइप का जो पैथोजन है उसने इन्फेक्ट किया है उसको आप पता लगा सकते हो। ठीक है, इसके बाद जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स या ट्रांसजेनिक प्लांट्स, जो भी ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो बहुत काम के होते हैं हमारे लिए। तो ह्यूमन बीइंग्स के लिए उनको बहुत तरीके से यूज़ किया जा सकता है। तो सबसे पहला है नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट। अगर हमें ये देखना है कि कोई भी जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर कोई भी मान लीजिए ग्रोथ फैक्टर है या कोई भी लाइक इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर है वो किस तरह से काम करता है, तो हम उसको जो भी हमने ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए हैं उनके अंदर पहले हम उसको इंट्रोड्यूस करवा कर देखेंगे और फिर उसके हम बायोलॉजिकल रोल्स और उसके अफेक्ट्स को इजीली स्टडी कर सकते हैं। दूसरा है स्टडी ऑफ डिजीज। अगर मान लीजिए कोई डिजीज हो रही है ह्यूमंस के अंदर तो उसकी आप स्टडी कर सकते हो ट्रांसजेनिक मॉडल्स के थ्रू। ट्रांसजेनिक मॉडल में आप रैट या पिग्स नॉर्मली आप यूज करते हो। नॉर्मली जो कैटल्स होती हैं रैट्स होते हैं उनको ज़्यादातर यूज किया जाता है ह्यूमंस के अंदर जो भी ड्रग्स हैं या मेडिसिन है उनकी स्टडी के लिए और ह्यूमन रिलेटेड जो रिसर्च होती है उनके लिए।
जो मतलब प्रेजेंट डे में जो ट्रांसजेनिक मॉडल्स हैं उनमें ह्यूमन डिजीज लाइक कैंसर है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज होती है, इनकी आप इजीली स्टडी कर सकते हो थ्रू द ट्रांसजेनिक एनिमल्स। इसके बाद बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, मतलब जो भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट मिल रहा है वो किस तरह से काम करेगा, मीन्स वो हमारे लिए यूजफुल है या नहीं है, तो उससे पहले उसको किसी एनिमल पर अप्लाई किया जाएगा। लाइक ये था एंटीट्रिप्सिन, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जो है वो एक ह्यूमन प्रोटीन है। इसका एम्फाइसीमा के लिए ट्रीटमेंट के लिए इसको एज अ ड्रग यूज किया जाता है। तो इसको डायरेक्टली किसी ह्यूमन के ऊपर यूज ना करके इसको पहले किसी ट्रांसजेनिक मॉडल के अंदर यूज किया जाएगा और फिर हम उसका पता लगा सकते हैं कि वो किस तरह से रिएक्ट करेगा। दूसरा है जो ट्रांसजेनिक काऊ बनाई थी रोजी, उसका जो मिल्क प्रोडक्शन था उसके अंदर प्रोटीन कंटेंट बहुत ज़्यादा था, मतलब 2.4 ग्राम पर लीटर जो प्रोटीन कंटेंट था उसका वो प्रेजेंट होता था उसमें। तो उसके अंदर अल्फा लैक्टोल्ब्यूमिन्स जो प्रोटीन्स थे वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में थे, जो कि ह्यूमन बेबीज़ के लिए एक बेस्ट फूड का काम कर सकते हैं। इसके अलावा वैक्सीन सेफ्टी, मतलब आपने कोई वैक्सीन बनाई है तो उस वैक्सीन को आप डायरेक्टली ह्यूमन बींग्स के ऊपर यूज ना करके आप पहले ट्रांसजेनिक मॉडल यानी ट्रांसजेनिक माइस के ऊपर यूज करोगे, उसके बाद उसको मंकी के ऊपर टेस्ट करके देखोगे और फिर हम उसको ह्यूमंस के ऊपर ट्रायल करने की जो परमिशन होती है वो देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग। अगर कोई ड्रग आपने बनाई है तो उसके अंदर जो केमिकल्स है वो किस तरह से रिएक्टिविटी कर रहे हैं, या कोई हाइपर सेंसिटिविटी तो नहीं कर रहे हैं, या कोई उसके साइड इफेक्ट्स आ रहे हो तो उनको भी हम ट्रांसजेनिक मॉडल्स के थ्रू इजीली स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते हैं उनको नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट के लिए, स्टडी ऑफ डिजीज के लिए, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के लिए, वैक्सीन सेफ्टी टेस्टिंग के लिए और केमिकल सेफ्टी के लिए भी यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट है और ये लास्ट टॉपिक है इसका, एथिकल इश्यूज। तो देखिए कोई भी ट्रांसजेनिक एनिमल या ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म जो होता है उसके साथ बहुत सारे एथिकल इश्यूज जुड़े होते हैं। कई लोग जो होते हैं वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को यूज नहीं करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनके या तो भाई इकोसिस्टम को वो हार्म कर सकते हैं। वैसे तो मतलब ध्यान रखा जाता है कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट ना बने जो इकोसिस्टम के लिए हार्मफुल हो, लेकिन फिर भी हर चीज़ के साइड इफेक्ट हो जाते हैं। तो उसके लिए एक अप्रूवल कमेटी है जो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी GEAC, ये इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से है। इंटरनेशनल लेवल पर और कमेटीज जो होती है वो वर्क करती हैं और ये ध्यान रखती हैं कि कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड रिसर्च जो है वो किसी पब्लिक सर्विस को अफेक्ट ना करे, या फिर वो सेफ हो हर एक के लिए, हर कोई उसको यूज कर सकता हो। मान लीजिए आपने कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बनाई है तो ऐसा नहीं हो कि वो किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को या स्पीसीज को हार्म कर रही हो। इसके अलावा जो आपकी जो बायो पेटेंट्स होते हैं, बायो पेटेंट का मतलब होता है कि आपने उस चीज को का पेटेंट ले लिया, आपका उसके ऊपर कॉपीराइट हो गया। तो बायो पेटेंट यहाँ पर एक टर्म आएगी, बायो पेटेंट मीन्स आपको पेटेंट मिल गया है किसी चीज का, आपको उसका कॉपीराइट मिल गया है, आप सिर्फ आप ही उस चीज को सेल कर सकते हो और कोई उस चीज में इंटरफेयर नहीं करेगा। इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल था राइस की जो वैरायटी है। राइस की वैरायटी है, हमें पता है लगभग 2 लाख से ज़्यादा वैरायटीज़ तो इंडिया के अंदर ही है। इनकी सबसे बेस्ट वैरायटी है बासमती राइस। इस बासमती राइस का जो पेटेंट था वो इन्होंने अमेरिकन US कंट्री ने अपने नाम करवा लिया, लेकिन जो बासमती जो वैरायटी थी वो प्रोड्यूस की गई थी इंडियन फार्मर्स के द्वारा। ठीक है, तो इसके बाद से ही बायो पेटेंट का जो जोर है वो बहुत ज़्यादा हो गया। अब हर लोग अपनी मेडिसिन बनाकर या अपना जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका पेटेंट करवा लेते हैं ताकि कोई दूसरा उसको इलीगल तरीके से यूज ना कर सके। इसके अलावा बायोपायरेसी होती है। बायोपायरेसी का मतलब होता है आप किसी कंट्री या किसी जो लोकल पीपल होते हैं उनकी परमिशन के बिना आप किसी रिसोर्सेज को आप यूज करते हो, तो वो होती है बायो
पायरेसी। तो बायो पायरेसी जो होती है वो नॉर्मली जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं वो ज़्यादा करती हैं। जो डेवलप्ड कंट्रीज होती है वो अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज की बायोडाइवर्सिटी को हार्म करती हैं, नुकसान पहुंचाती है, और उनके बिना परमिशन के ही उनके प्रोडक्ट्स को या उनके जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, उनकी बायोडाइवर्सिटी होती है, उसको यूज़ कर लेते हैं। इसके लिए बायोपायरेसी को कंट्रोल करने के लिए कुछ लॉ बनाए जाते हैं जिनको पहले साइन करवाना होता है प्रॉपरली, और फिर उसके बाद ही कोई डेवलप्ड कंट्री उसको यूज़ कर सकती है। तो जो इंडियन पार्लियामेंट है उसमें सेकंड अमेंडमेंट अभी एक्ट पास किया गया है, जिसमें इंडियन पेटेंट बिल आए हैं, और उन्होंने पेटेंट्स के रिलेटेड कुछ नई जो टर्म्स और कंडीशंस हैं उनको प्रोवाइड किया है, ताकि कोई भी हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है उसको नुकसान ना पहुंचाए या उसको प्रॉपर अथोराइजेशन के बिना यूज ना कर सके। ठीक है, तो बायोपायरेसी और बायोपेटेंट ये दोनों टर्म्स आप अच्छे से देख लेंगे और पढ़ लेंगे, यहाँ पर आपको समझ आ जाएगी, इतनी कोई ये टिपिकल टर्म्स नहीं है। ओके, तो आपका जो ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। इसमें फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हो या कमेंट करके आप पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।